नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस परिचर्चा का विषय है विशिष्ट शिक्षा का विकास अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स। पश्चिमी देशों में प्राग ऐतिहासिक काल में विकलांग बच्चों को जन्म के समय अथवा शैशवावस्था में मार दिया जाता था। इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में सबसे पहले कानून बनाकर मंदबुद्धि एवं मानसिक रोगग्रस्त बच्चों को विकलांग बच्चों की सूची से पृथक किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोप ग्रेगरी प्रथम ने धर्मादेश जारी कर अपने धर्मानुयायियों से विकलांगों की सहायता का निर्देश दिया। मध्यकाल में ईसाई चर्चों ने विकलांगों की सेवा का दायित्व ग्रहण किया और उनके लिए अनाथालयों की व्यवस्था की। इस तरह विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा एवं व्यवस्थित सेवाओं की अवधारणा का जन्म यूरोप में हुआ। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी देशों में बधिरों को नियमित शिक्षण प्रशिक्षण के जरिए विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हुई। 1555 में स्पेन के महात्मा पेड्रो पॉन्स डी लियोन ने पहली बार बताया कि श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है और वे आसानी से सीख भी सकते हैं। पैब्लो बोनेट ने वर्ष 1620 में बधिरों की शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी तथा उन्होंने एक हस्तीय मैनुअल अल्फाबेट का विकास किया। इंग्लैंड निवासी जॉन बुलवर ने 1644 में बधिरों की शिक्षा के लिए दूसरी पुस्तक प्रकाशित की। तत्पश्चात 1680 में जॉर्ज डालगार्नो ने मूक व बधिर लोगों के अध्यापक डेफ एंड डम्ब मैन्स ट्यूटर नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें शिक्षा हेतु अनुदेशात्मक विधियों के विकास पर प्रकाश डाला गया। थॉमस ब्रेडहुड 1767 के द्वारा श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षण संस्था ब्रिटेन में स्थापित की गई। ब्रेडहुड की विधियों में अक्षर एवं चिन्हों को समझाने के लिए मौखिक तथा शारीरिक रूप से किए जाने वाले कार्य की विधियों का मिश्रण था। इसमें शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग किया गया। लगभग उसी समय सैमुअल हिनकी ने मौखिक विधियों का विकास किया, जिसमें बालकों द्वारा होठों का पढ़ना, लिप रीडिंग तथा बोलने की विशिष्ट निपुणता का प्रशिक्षण दिया गया। इस शिक्षा में किसी बोलते हुए व्यक्ति के होठों तथा चेहरे को ध्यानपूर्वक देखा जाता है तथा बालकों को उस व्यक्ति द्वारा बोले जा रहे शब्दों को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सैमुअल ने 1778 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर बालकों की शिक्षा का प्रयास प्रारंभ किया तथा इस शिक्षा का विकास FM हिल 1874 ने किया। माइकल डेल 1712 से 1789 ने 1755 में सर्वप्रथम पेरिस में बधिरों की शिक्षा केंद्र का शुभारंभ किया और इसके साथ साथ एम्ब्रोइस सियार्ड सांकेतिक भाषा का विकास कर रहे थे। फ्रांस की व्यवस्था में भी इंद्रिय ज्ञान अर्थात किसी वस्तु को छूकर और देखकर जानकारी लेने का प्रशिक्षण का भी विकास हुआ, जो मॉन्टेसरी प्रशिक्षण आयाम में प्रचलित हो गई। गैलेंडट ने फ्रांस की विधि द्वारा श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा का प्रारंभ किया। 1847 में गैलेंडट ने बधिरों की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम संस्था की स्थापना की। इसे आजकल अमेरिकन स्कूल के नाम से जाना जाता है। आगामी वर्ष में बधिरों के लिए न्यूयॉर्क में विद्यालय का प्रारंभ किया गया। 1863 तक अमेरिका में 22 स्कूल स्थापित हो चुके थे। मासाचुसेट्स में प्रथम मौखिक स्कूल की स्थापना 1867 में बधिरों के लिए हुई। बोस्टन में बधिरों के लिए शिक्षण कार्य 1864 में प्रारंभ हुआ। 1874 में न्यूयॉर्क शहर में युवकों के लिए शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात ग्राहम बेल
ने श्रवण बाधितों की शिक्षा के लिए अधिक कार्य किया। हेलन केलर विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में एक ज्वलंत उदाहरण है, जो स्वयं अंधा तथा बधिर थी। उसने विशिष्ट शिक्षा द्वारा शारीरिक दोषों पर विजय प्राप्त की। बधिरों की शिक्षण सेवा के क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हो पाया था, जिसका मुख्य कारण मौखिक और लिखित विधियों के अनुदेशन में सामंजस्य का न होना था। लेकिन आगामी कुछ वर्षों में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित हो गया था। 1880 में मिलन, इटली में बधिरों की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की गोष्ठी हुई। इसमें निम्नलिखित 2 संस्तुतियां की गईं। पहली, लिखित विधि की अपेक्षा मौखिक विधि को प्राथमिकता दी जाए। दूसरी, होठों का पढ़ना, लिप रीडिंग या सांकेतिक भाषा अथवा शारीरिक भाषा की अपेक्षा मौखिक विधि को प्राथमिकता दी जाए। 20वीं शताब्दी के मध्य से अधिक वर्षों में यूरोप में मौखिक विधियों का शिक्षण क्षेत्र में आधिपत्य रहा तथा यह अपरिवर्तनीय रही। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मौखिक शिक्षण की प्रगति ने नई प्रेरणा और शक्ति दी। बधिरों के लिए शिक्षण क्षेत्र में बढ़ते हुए विश्वास तथा हस्तक्षेप ने अधिकांश बधिर बालकों को सामान्य शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण हेतु नया आयाम दिया और उन्हें प्रेरित भी किया। शिक्षा की मुख्य धारा के आंदोलन मूवमेंट ने अधिकाधिक शक्ति को अमेरिका तथा यूरोप की अपेक्षा ब्रिटेन ने संजोया। दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा यूरोप निवासी वैलेंटीन हैनी नामक एक फ्रांसीसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रारंभ हुई। इन्होंने 1784 में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना पेरिस में की। यह एक समन्वित स्कूल है और इसकी सफलता ने आगामी 15 वर्षों में इसी प्रकार के 7 स्कूलों को यूरोप में स्थापित कर दिया। दृष्टिबाधितों के लिए सैमुअल ग्रिंडले होवे में प्रथम स्कूल की स्थापना वाटर टाउन, मैसाचुसेट में की। इसने दृष्टिबाधितों के लिए आवासीय संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रेरणा दी। शिकागो में विशिष्ट कक्षाओं का सामान्य शिक्षण संस्थाओं में विकास हुआ। बोस्टन में इसके 13 वर्ष पश्चात विशिष्ट कक्षाएं दृष्टिबाधितों के लिए प्रारंभ हुई। हैनी ने उभरे हुए अक्षरों का विकास किया जो उंगलियों के द्वारा पढ़े जा सकते थे। उसने दृष्टिविहीनों के लिए सर्वप्रथम पुस्तक प्रकाशित की। लुइस ब्रेल, जो बचपन से ही ब्लाइंड तथा ब्रेल लिपि का विकास किया, इसके लिए उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग किया जिसके द्वारा अक्षर तथा शब्द बनाए जा सकते थे। फ्रैंक हॉल ने ब्रेल टाइपराइटर का विकास किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेल प्रिंटिंग कार्य को 1932 में प्रमाणिक बना दिया गया। फ्रांसीसी चिकित्सक जीन मार्क इटार्ड के प्रयास से 1800 ईस्वी में मानसिक मंद मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा का शुभारंभ हुआ। उन्होंने एवियान के जंगल से मिले विक्टर नामक एक 11 वर्षीय जंगली बालक को शिक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें इस दिशा में आंशिक सफलता ही मिली। उन्होंने शिक्षण के व्यक्तिकरण, बालक के विद्यमान क्रियात्मक स्तर के अनुसार शिक्षा देने, व्यवहार प्रबंधन और शिक्षक एवं शिक्षक के बीच संबंध सुधारने की वकालत की। इस तरह उन्होंने अनुदेशात्मक शिक्षा को जन्म दिया। यह सब इटार्ड लिखित पुस्तक द वाइल्ड बॉय ऑफ आइवेरियन में अंकित है। एडवर्ड सेगविन ने इस तकनीक को फ्रांस और अमेरिका में प्रचारित किया। 1866 में सेगविन लिखित पुस्तक आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिलोसॉफिकल मेथड 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा के लिए प्रमुख संदर्भ प्रस्तुत बनी। सेगविन के कार्यों ने मारिया मॉन्टेसरी को काफी प्रभावित किया। इटार्ड और सेगविन ने जहां अपने प्रयासों को गंभीर एवं पूर्ण रूप से विकलांग बालकों पर किया था, वहीं मारिया मॉन्टेसरी ने विशेष तौर पर शिक्षण योग्य एजुकेबल बच्चों को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया। मॉन्टेसरी ने इंद्रिय आधारित प्रशिक्षण के अतिरिक्त पठन, लेखन और गणित कौशलों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। होहेन गेंगुएनबू हो ने 1841 में स्विट्जरलैंड के पर्वतीय क्षेत्र में मानसिक मंद बच्चों के समग्र उपचार के लिए एक आवासीय संस्था की स्थापना की। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डेक्रोली ने बेल्जियम में मानसिक मंद बालकों के लिए एक प्रभावी पाठ्यचर्या कैरिकुलम का निर्माण किया। कालांतर में उन्होंने मंदबुद्धि बच्चों के लिए पूरे यूरोप में स्कूल तक खोल डाली। इसी दौर में एक और मील का पत्थर बना अल्फ्रेड बिने निर्मित बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट का विकास। इस परीक्षण को बुद्धि जांचने का पहला उपकरण होने का सौभाग्य मिला।
वर्ष 1839 में विश्व के पहले ब्लाइंड एवं मानसिक मंद बालकों ने अमेरिका के परकिंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिला लिया। 1848 में मानसिक मंद बच्चों के लिए पहला आवासीय विद्यालय मैसाचुसेट्स में खुला। 1917 आते आते अमेरिका के 4 राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने मंदबुद्धि वाले बच्चों को अनुदेशात्मक देखभाल की सुविधा मुहैया करवा दी। मंदबुद्धि बालकों के शिक्षण अधिगम के लिए विशेष कक्षा युक्त सरकारी क्षेत्र का विकास विद्यालय 1859 में जर्मनी में खुला। जर्मनी में मानसिक मंदित बालकों की विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट कक्षा सहित 1859 में सर्वप्रथम पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई। इसके पश्चात आगामी कुछ वर्षों में यूरोप के अन्य देशों में विशिष्ट शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थाएं स्थापित हुई। अमेरिका में मानसिक मंदित बच्चों के लिए विशिष्ट कक्षा युक्त प्रथम पब्लिक स्कूल 1896 में प्रोविडेंस नामक स्थान पर रोड्स टापू पर खोला गया। 19वीं शताब्दी से पहले अस्थि अपंगों तथा शारीरिक बाधित बालकों के लिए विशिष्ट उपचार सुविधा अल्प मात्रा में उपलब्ध थी। अल्प जीवन शक्ति युक्त बालकों की शिक्षा हेतु विशिष्ट कक्षाओं के माध्यम से 1908 में प्रोविडेंस रोड्स टापू मिर्गी एपिलेप्सी रोग से पीड़ित बालकों की शिक्षा वाल्टमोर मैरीलैंड। 1899 में प्रथम विशिष्ट कक्षा शिकागो शहर में अमेरिका में स्थापित हुई। मानसिक बीमारियों का वैज्ञानिक उपचार पर बालकों की मानसिकता से संबंधित सर्वप्रथम एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका श्रेय एक्सवी रोल को जाता है। भावनात्मक अशांत इमोशनली डिस्टर्ब्ड बालकों की शिक्षा का प्रारंभ न्यूयॉर्क में हुआ, जिसकी सर्वप्रथम कक्षा न्यू हावेन पब्लिक स्कूल में लड़कों के लिए आरंभ की गई। 1930 के पश्चात भावनात्मक अशांत बालकों की शिक्षा के क्रमबद्ध विधि का विकास किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण क्षेत्र में विशेषतः बड़ी तीव्र गति से विकास हुआ। विशिष्ट शिक्षा सेवाएं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तीव्र गति से विस्तारित हुई। शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के दोषयुक्त बालकों के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। सरकारी साधन, माता पिता का बाधित बालक की शिक्षा में सहयोग तथा बचपन में सामान्य स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा को हटा दिया गया। इसमें उन बालकों की शिक्षा भी सम्मिलित थी जो मानसिक आघात रोग से पीड़ित, शारीरिक रूप से बाधित तथा अधिगम असमर्थित थे। सन 1970 तक विश्व के विकसित देशों में सभी प्रकार की श्रेणियों में बाधितों के लिए साधन उपलब्ध किए गए थे तथा विकासशील देशों में 1981 के पश्चात साधन उपलब्ध हुए। व्यवसायिक पुनर्वासन, मानसिक और शारीरिक उपचार आदि जैसी सेवाएं बाधितों के लिए लाई गईं। विस्तृत प्रविधियां, कंप्यूटर का प्रयोग, यातायात के साधन, अधिगम और दृष्टिबाधितों के लिए सहायक सामग्री तथा प्रविधियां, दूरसंचार संप्रेषण व्यवस्था आदि का प्रयोग बधिरों के लिए प्रारंभ हुआ। दृष्टिबाधितों के लिए वार्ता करने वाले वरदान, टॉकिंग बोन्स, जो छपाई को छाया काल्पनिक चित्र के रूप में परिवर्तित कर देते थे, जिसे अंगुलियों की सहायता से पढ़ा जा सकता था, आदि यंत्रों का विकास हुआ। कुर्जवेल के द्वारा विकसित पढ़ने वाला यंत्र, रीडिंग मशीन, जो लिखे अथवा छपे हुए को बोलने में बदल देती थी, ने बाधितों की शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। इसके अतिरिक्त 1970 के दशक में शिक्षा की मुख्य धारा तथा कम प्रतिबंधित वातावरण को देखा, जो विशिष्ट शिक्षा में सर्वोपरि प्रत्यय था। विशिष्ट कक्षाओं की सामर्थ्य पर संदेह होने लगा, जिसके कारण शिक्षण कार्य विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं और आवासीय स्कूलों से हटकर सामान्य कक्षाओं में जाने लगा। अर्थात विशिष्ट शिक्षण कक्षाओं की अपेक्षा सामान्य शिक्षा संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। अब बाधित बालकों और सामान्य बालकों के शिक्षण को साथ साथ देने पर बल दिया जाने लगा। अलग अलग शिक्षण को कम अथवा निरस्त किया जा रहा है, जब तक कोई बालक किसी गंभीर अक्षमता को ग्रस्त न हो। ब्रिटेन में विशिष्ट शिक्षा का विकास 1870 में शुरू हुआ। वर्ष 1893 में प्रारंभिक शिक्षा नेत्रहीन बधिर शिशु अधिनियम के अंतर्गत नेत्रहीन और बधिर व्यक्तियों की शिक्षा के लिए अलग से विशेष विद्यालय खोले जाने का प्रावधान बनाया गया। 1899 में प्रारंभिक शिक्षा अंगदोषी और मिर्गी पीड़ित शिशु अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत विशेष शिक्षा के बंदोबस्त के लिए स्थानीय अधिकारियों से आग्रह किया गया, जबकि प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षा का बंदोबस्त करने का काम स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया। शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत स्थानीय अधिकारियों को और अधिक सशक्त बना दिया गया, ताकि वे प्रमाणित बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने के लिए उनके अभिभावकों को मजबूर कर सके।
शिक्षा अधिनियम 1944 के तहत शारीरिक और मानसिक निर्योग्यता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान बनाया गया। शिक्षा निर्योग्य शिशु अधिनियम 1970 के विधायन के जरिए गंभीर निशक्तताग्रस्त बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाया गया। वर्ष 1978 में ब्रिटेन में गठित वार्नक समिति ने भी माना कि निर्योग्यों की शिक्षा का आरंभ वैयक्तिक और परमार्थी उद्यम से हुआ। समिति ने विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों का दायरा और बढ़ा दिया। वार्नक ने विशेष शिक्षा की धारणा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, बल्कि 10 प्रकार के विशेष विद्यालयी प्रावधानों की सिफारिश की। दूसरी ओर 1975 में अमेरिका में सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम या लोक कानून द एजुकेशन फॉर ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एक्ट और पब्लिक लॉ पास हुआ। इस अधिनियम के तहत 3 से 21 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या युवाओं को निःशुल्क, सामान्य और समुचित सरकारी शिक्षा मुहैया कराना आवश्यक बना दिया गया। तत्पश्चात 1990 में इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट IDEA ने लोक कानून PL का स्थान ले लिया। अमेरिकन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट ADA 1990 ने अक्षम व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों संबंधी कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार से आप लोगों के सामने विशेष शिक्षा का विश्व में किस तरीके से विकास हुआ, इस पर चर्चा की गई। आशा है आपको यह समझ में आया होगा और आप इस पर अपना मंतव्य बनाकर परीक्षा में पूछे गए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में अपने जवाब लिख पाएंगे। धन्यवाद।